So, hey students, as we know कि हमारे सेमेस्टर 2 है सर्किट ब्रांच का, जो कि कंटेन करता है कंप्यूटर साइंस, डबल ई, ट्रिपल ई, ईसी जैसे ब्रांचेस। तो उसमें जो यूनिट 1 है, दैट इज़ एनालिटिकल टेक्निक्स ऑफ फॉर इंजीनियर्स, राइट। तो आज हम उसका फर्स्ट टॉपिक जो कि रोल ऑफ मटेरियल्स है, उसको कंप्लीट करेंगे। और सेम गोज़ विद अदर टॉपिक्स, बारी बारी हर एक टॉपिक को एक एक वीडियो में कवर करेंगे एंड देन इन द लास्ट वीडियो वी विल समराइज ऑल द टॉपिक्स। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक, दैट इज रोल ऑफ मटेरियल्स, जिसमें हम पढ़ेंगे कंपोजिट्स, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स एंड फेलियर डायग्नोस्टिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले आवर मेन टॉपिक इज एडवांस्ड रोल ऑफ मटेरियल्स इन इंजीनियरिंग। लेट्स गो विद द डेफिनेशन फर्स्ट. Materials engineering constitutes the absolute structural, electrical, and thermodynamic foundation of modern engineering endeavors. जो मटेरियल इंजीनियरिंग है वो हमारे जो भी मॉडर्न इंजीनियरिंग इंडेवर्स है, जो भी रिसर्च है, जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, उन सब के एब्सोल्यूट स्ट्रक्चरल, जो कि उसका बेस है, इलेक्ट्रिकल, और जो भी थर्मोडाइनेमिक फाउंडेशन है उसका, जो भी टेम्परेचर से रिलेटेड बेस है, उन सबको कवर करता है। आगे बढ़ते हैं। द मैक्रोस्कोपिक phenomenological properties of an engineering component such as its ultimate tensile strength, और we talk about dielectric constant, या फिर हम बात करें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की या थर्मल फटीग इंड्योरेंस, are exclusively governed by its microscopic atomic lattice arrangements and intermolecular bonding forces। आखिर इसका मतलब क्या होता है? तो जो भी हमारे बड़े-बड़े स्ट्रक्चर्स हैं, मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हैं, जो असाधारणीय स्ट्रक्चर हैं, फिनोमिनोलॉजिकल, उन सब के प्रॉपर्टीज़ को, उनके टेंसाइल स्ट्रेंथ को, ठीक है, उनके डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, उनके हीट कैपेसिटी को, या फिर वो उनके थर्मल फटीग एंड्योरेंस को, वो कितना टेम्परेचर एंड्योर कर सकते हैं, कितना टेम्परेचर सह सकते हैं, उनकी हीट कैपेसिटी कितनी है, उनका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, वो सब चीज़ उनके माइक्रोस्कोपिक एटॉमिक लैटिस अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है। एट द एंड एटॉमिक लैटिस ही उस चीज़ को डिफाइन करता है कि कोई भी मटेरियल चाहे वो कितना भी बड़ा हो, जो उसका एटॉमिक लैटिस है वही गवर्न करता है कि कोई भी मटेरियल कितना भी बड़ा हो उसकी हीट कैपेसिटी कितनी होगी, उसका थर्मल फटीग इंड्योरेंस कितना होगा, या फिर उसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा, और उनके इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग फोर्सेस डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे मॉडर्न इंजीनियरिंग हैज़ ट्रांसेंडेड द यूज़ ऑफ रॉ नेचुरल रिसोर्सेज, हमारा जो मॉडर्न इंजीनियरिंग है वो आगे बढ़ चुका है रॉ नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करने से। फॉर एग्जांपल हम लोग पहले यूज़ किया करते थे आयरन को, कॉपर को, हम लोग यूज़ करते थे ब्रास को, बट हम लोग अब यूज़ नहीं करते हैं वो। हम लोगों ने आयरन को रिप्लेस कर दिया स्टील से, जो कि हम लोगों ने मिक्स करके बनाया, वो नेचुरल नहीं है स्टील, राइट। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ चुके हैं नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करने से। अब हम लोग को ऐसा आर्टिफिशियल सिंथेसिस चाहिए, ऐसा स्मार्ट मटेरियल चाहिए जो कि बस हाई परफॉर्मिंग ना हो, जैसे कि लोहा सिर्फ स्ट्रेंथ ना हो उसमें, वो कोरोसिव भी ना रहे, वो हाई प्रेशर भी ऑपरेट कर पाए, हाई प्रेशर पे भी, और इन्वायरमेंट का उसका उसके ऊपर ज़्यादा असर भी ना पड़े इंडस्ट्रियल लाइफ साइकिल में। तो जब भी आपको एग्जाम में लिखना हो, आप थोड़े अच्छे तरीके से लिख सकते हैं कि लाइक इट नाउ डिमांड्स द आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ स्मार्ट मटेरियल्स, advanced composites that are not only high performing but meticulously tailored to withstand extreme high corrosive and high pressure operational environments over prolonged industrial life cycles. ओके, आगे बढ़ते हैं। सो जनरली हम लोग मटेरियल क्लासिफिकेशन को 4 टाइप्स में कंप्रिहेंसिव तरीके से क्लासिफाई करते हैं मटेरियल को। सबसे पहला आ जाता है मेटल्स, अलॉयज एंड सुपर अलॉयज। फिर आता है एडवांस सेरामिक एंड ग्लासेस। फिर आता है आपका पॉलीमरिक मटेरियल्स, एंड देन आपका आता है इंजीनियर्ड कंपोजिट्स।
हम लोग बारी-बारी एक दूसरे को देखेंगे। सो फर्स्ट दैट इज़ मेटल अलॉयज़ एंड सुपर अलॉयज़। फर्स्ट हम लोग इंग्लिश में इसका डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसका हिंदी समझेंगे। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय नॉन डायरेक्शनल मेटालिक बॉन्डिंग एंड अ हाईली delocalized sea of valence electrons। मेटल को, अलॉयज को और सुपर अलॉयज को हम लोग कैरेक्टराइज करते हैं नॉन डायरेक्शनल मेटालिक बॉन्डिंग में। ऐसा मेटालिक बॉन्डिंग जिसमें डायरेक्शन ना हो और जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन का एक भरा हुआ समुद्र भरा हुआ, जो कि हमारे कंडक्टिविटी को सपोर्ट करे, जो हमारे टेम्परेचर को सपोर्ट करे, इस तरीके से। दिस स्ट्रक्चर ग्रांट्स इमेंस डक्टिलिटी, फ्रैक्चर टफनेस एंड आइसोट्रॉपिक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ऐसा स्ट्रक्चर हम लोगों को ग्रांट करता है इमेंस डक्टिलिटी। इसका मतलब होता है कि किसी भी मेटल को हम लोग वायर में कन्वर्ट कर सके, थिन वायर में कन्वर्ट कर सके बिना उस मेटल को तोड़े हुए। डक्टिलिटी का मतलब ये होता है। फ्रैक्चर टफनेस, ऐसा टफनेस जो कि तुरंत फ्रैक्चर ना हो, बहुत ज़्यादा उसमें टफनेस हो, हार्डनेस हो, ऐसा स्ट्रक्चर। और आइसोट्रॉपिक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो, जो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में सेम हो बट उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई हो, ऐसा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, निकल बेस्ड सुपर अलॉयज used in jet turbine blades to prevent thermal creep at 1200 डिग्री सेल्सियस। सो जो हमारे निकल बेस्ड सुपर अलॉयज होते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि हम लोग रॉ नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करने से ऊपर बढ़ चुके हैं। अब हम लोग रॉ नेचुरल रिसोर्स नहीं यूज करते हैं, लाइक आयरन, कॉपर, सिल्वर, लाइक दैट। तो जो निकल बेस्ड सुपर अलॉयज होते हैं, जिसको हम लोग इनकॉनेल बोलते हैं, वो जेट टरबाइन में यूज किया जाता है। आपने देखा होगा कि जेट टरबाइन में ब्लेड्स होते हैं, वो ब्लेड्स एज हाई आरपीएम पे मूव करते हैं, तो उनका जो हवा के साथ फ्रिक्शन होकर के वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर गेन कर लेते हैं। तो एटमोस्ट 1200 डिग्री सेल्सियस तक वो लोग पहुंच जाते हैं। तो उतने टेम्परेचर पे कोई भी जो भी मेटल है या फिर अलग हमारे पास कोई भी मटेरियल है, वो एक तो टूटे ना, एक तो बहुत ज़्यादा गर्म होकर के वो मेल्ट ना हो जाए, और या फिर वो फ्रैक्चर ना हो जाए। तो ऐसा एक सुपर अलॉय हम लोग तैयार करते हैं जो कि निकल से बनता है, जिसको इकोनेल बोलते हैं। वो 1200 डिग्री सेल्सियस तक भी झेल सकता है, तो इसलिए उसको हम लोग जेट टरबाइन में यूज करते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, सेकंड हमारा आ जाता है एडवांस सेरामिक्स क्लास एंड क्लासेस। इट इज कंपोज्ड ऑफ टाइटली लॉक्ड रिजिड आयोनिक एंड कोवैलेंट क्रिस्टलाइन नेटवर्क्स। ये बना हुआ होता है आयोनिक और कोवैलेंट बॉन्ड से, and they are exceptionally hard, provide supreme thermal insulation, and exhibit near zero chemical reactivity, though they suffer from catastrophic brittle fracture। इसका मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, एक्सेप्शनली हार्ड होते हैं। वो थर्मल इंसुलेशन बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। थर्मल इंसुलेशन यानी कि अगर हम उसमें गर्म चीज़ रखें तो वो गर्म रहेगा, ठंडा रखें तो ठंडा रहेगा। थर्मल का मतलब सिर्फ गर्म नहीं होता, राइट। और वो जीरो ही केमिकल रिएक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर उसमें मैं कोई एसिड रख दूं या कोई हाई रिएक्टिव बेस रख दूं तो फिर वो उससे रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन हाँ, वो लोग का नेचर ब्रिटल फ्रैक्चर का होता है। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने चीनी मिट्टी देखा हो, ठीक है, जिसको हम लोग यूज करते हैं बर्तन बनाने में, या फिर हम लोग यूज करते हैं ट्रांसफॉर्मर्स के ऊपर फ्यूज लगाने में। तो वो जो मटेरियल होता है वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा ब्रिटल होता है। अगर उसको आप गिरा दें ऊपर से ज़मीन पे, तो वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा, टुकड़ा-टुकड़ा हो जाएगा। लेकिन वो थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। वो उसमें केमिकल रिएक्टिविटी थोड़ा भी नहीं होता है, आप उसमें कैसा भी केमिकल रखिए वो सेम ही रहेगा। और वो हार्ड बहुत ज़्यादा होता है, नॉर्मल मेटल या अलग चीज़ों से। इसका एग्ज़ाम्पल में अगर आपको लिखना हो तो आप सिलिकॉन कार्बाइड लिख सकते हैं, जो कि हम लोग ऑटोमोटिव ब्रेक रोटर्स में यूज़ करते हैं या एयरोस्पेस के शील्डिंग में यूज़ करते हैं। अब ब्रेक रोटर्स में क्यों? क्योंकि अगर हम लोग डायरेक्ट किसी भी चीज़ को रोक रहे हैं तो वहाँ पे हम लोगों को हार्ड मटेरियल चाहिए होगा ताकि वो टूट ना जाए। अगर मैं टायर को रोक रहा हूँ या फिर मैं किसी और चीज़ को रोक रहा हूँ तो वो टूटे ना, और उसमें बहुत जल्दी वो गर्म ना हो जाए।
फ्रिक्शन की वजह से, तो इसलिए ब्रेक रोटर में यूज़ करते हैं, एरोस्पेस शील्डिंग में यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर हम स्पेस की बात करते हैं तो वहाँ पे एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर और एक्सट्रीम लो टेम्परेचर पाया जाता है, ठीक है? तो इसलिए हम लोग सेरेमिक्स एंड ग्लासेस का यूज़ करते हैं एरोस्पेस शील्डिंग में, जिसका एग्जांपल सिलिकॉन कार्बाइड होता है। So moving on to the next, polymeric materials are macromolecules consisting of long repeating carbon-based covalent chains. तो polymeric material जो होते हैं काफ़ी बड़े molecules, छोटे-छोटे नहीं बहुत ज़्यादा बड़े molecule जो repeating carbon-based covalent chain से बनते हैं. They offer extraordinary low density, high malleability and profound resistance to acidic and basic degradation, right? So वो बहुत ज़्यादा लो डेंसिटी के होते हैं जिससे उनका वज़न बहुत ज़्यादा कम होता है, उनका मैलिएबिलिटी हाई होता है। जैसा कि उन लोग उसको हम हैमर से मार के या किसी भी चीज़ से मार के उसका शेप चेंज कर सकते हैं। मैलिएबिलिटी मतलब ये होता है कि बिना उस चीज़ को तोड़े हुए हम उसका शेप चेंज कर पाएँ। और एसिडिक और बेसिक डिग्रेडेशन से बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस वो रहते हैं। जैसे कि हम मेरे पास प्लास्टिक है, तो वो एसिडिक और बेसिक डिग्रेड बहुत जल्दी नहीं होता है, वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है डिग्रेड होने में, राइट? मैलिएबिलिटी उसका हाई होता है, डेंसिटी लो होता है जिसके कारण उसका वज़न काफ़ी ज़्यादा लो होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पॉलीटेट्राफ्लूरोइथाइलीन जिसको हम लोग टेफ्लॉन बोलते हैं, राइट? तो टेफ्लॉन को हम लोग यूज़ करते हैं जहाँ पे जल्दी से कोई भी चीज़ कोरोसिव हो जाए या फिर डाइइलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स में टेफ्लॉन अगर आपको नहीं पता क्या होता है, सो आपने एक तवा देखा होगा, राइट? जो इंडक्शन में हम लोग यूज़ करते हैं, एक तवा जिसके ऊपर एक कोटिंग की हुई होती है जो किसी भी चीज़ को चिपकने से रोकता है, दैट इज़ टेफ्लॉन, ठीक है? हम लोग उसको यूज़ करते हैं। सो आवर फोर्थ टॉपिक इज़ इंजीनियर्ड कंपोजिट्स। Engineered composites is the macroscopic fusion of two or more distinct material phases, that is matrix and reinforcement, to artificially manufacture hybrid properties that do not exist in nature. इसका मतलब है इंजीनियर्ड कंपोजिट्स ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि बड़े लेवल पे जब हम किसी भी दो मटेरियल को फ्यूज करते हैं एक दूसरे से, या फिर दो से ज़्यादा मटेरियल को फ्यूज करते हैं, तो एक मैट्रिक्स और रीइंफोर्समेंट टाइप का मटेरियल बनता है। मैट्रिक्स और रीइंफोर्समेंट क्या होता है? मैट्रिक्स वैसे मटेरियल को बोलते हैं जो कि इनर साइड में रहेगा, और रीइंफोर्समेंट वैसे मटेरियल को बोलते हैं जो आउटर साइड्स में उसको कवरिंग करता है। मैट्रिक्स एंड रीइंफोर्समेंट टाइप का मेटल बनता है जिसे हम लोग आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर करते हैं ताकि हम लोगों को ऐसा प्रॉपर्टी मिल पाए जो कि नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ तो वो है कार्बन फाइबर। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा, जिसका पूरा नाम होता है कार्बन फाइबर रीइंफोर्स्ड पॉलीमर्स, CFRP। ये क्या करता है? इट प्रोवाइड द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील एट अ फ्रैक्शन ऑफ द मास डोमिनेटिंग एरोस्पेस फ्यूसलेज कंस्ट्रक्शंस। ये स्टील जैसा टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, बट स्टील के बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ मास में। अगर स्टील का मास 1 kg है तो कार्बन फाइबर का मास अराउंड 100 ग्राम होगा, बट वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा स्टील से भी ज़्यादा। तो ऐसे मटेरियल को बनाने के लिए हम लोग इंजीनियर कंपोजिट का यूज़ करते हैं, राइट? अब हम लोग देखते हैं एक ऐसा क्वेश्चन, 3 मार्क का क्वेश्चन, जो कि अगर इस टॉपिक से आए तो आपको कैसे लिखना है उसमें। सबसे पहले इफ आवर क्वेश्चन इज critically evaluate the multidisciplinary criteria required for material selection in engineering design and substantiate your evaluation with specific real world industrial examples from different engineering sectors। इसका मतलब हम लोगों को इवेल्युएट करना है मल्टी डिसिप्लिनरी क्राइटेरिया को। हम लोगों को ऐसे क्राइटेरिया या ऐसे रूल्स, ऐसे रेगुलेशन को डिस्कस करना है जो कि हम लोग कोई भी डिज़ाइन बना रहे हों, तो मटेरियल को सेलेक्ट करने समय वैसे रूल्स का हम लोग यूज़ करके अच्छे मटेरियल को सेलेक्ट कर पाएँ। और सब्सटेंशिएट योर इवैल्यूएशन यानी कि हम लोगों को एविडेंस देना है हमारी इवैल्यूएशन पे कि हम लोगों ने क्यों वो स्टेप्स को चूज़ करा, ताकि हम लोग रियल वर्ल्ड इंडस्ट्रियल एग्ज़ाम्पल्स या फिर कोई भी इंजीनियरिंग सेक्टर्स में उसको यूज़ कर सकें। ठीक है? लेट्स कम टू आवर आंसर। So, material selection is arguably the most critical and complex decision in the engineering design protocol.
जो मटेरियल सिलेक्शन होता है वो सबसे क्रिटिकल और कॉम्प्लेक्स डिसीजन होता है किसी भी इंजीनियरिंग डिजाइन में, क्योंकि अगर आप कोई भी मटेरियल ही सबसे पहले सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप आगे उस डिजाइन को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले मटेरियल सेलेक्ट करना ही सबसे बड़ा प्रोसेस होता है या फिर सबसे कॉम्प्लेक्स डिसीजन होता है किसी भी इंजीनियरिंग डिजाइन में। इट इज अ रिगरस मल्टीवेरिएबल optimization process that dictates the safety, efficiency, longevity, and economic profitability of a project. ये सबसे रिगरस यानी कि टाइम टेकिंग होता है, बहुत ज़्यादा इसको प्रोसेस से गुजरना पड़ता है ताकि हम लोग देख पाएँ कि ये टेम्परेचर सह सकता है कि नहीं, स्ट्रेंथ सह सकता है कि नहीं, कहीं ये डक्टाइल तो नहीं है, कहीं ये मैलिएबल तो नहीं है। तो बहुत सारे हम लोगों को मेजर्स को देखना पड़ता है, जो मेजर्स डिसाइड करते हैं कि वो हमारा जो जो भी डिज़ाइन है, एक पर्टिकुलर डिज़ाइन एक्स है, तो उस एक्स डिज़ाइन का सेफ्टी कैसा रहेगा, उसका एफिशिएंसी कैसा रहेगा, वो कितने दिन तक चलेगा, लॉन्जेविटी उसका कैसा रहेगा, या फिर उससे हम लोगों को प्रॉफिट होगा या नहीं प्रोजेक्ट में, राइट? The selection protocol mandates the comprehensive evaluation of four dominant criteria. सिलेक्शन प्रोटोकॉल जो होता है वो जनरली 4 प्रोसेस पर डिफाइन होता है। बारी-बारी हम लोग चारों प्रोसेस को देखते हैं। सो फर्स्ट प्रोसेस इज मैकेनिकल इंटीग्रिटी एंड लोड डायनेमिक्स। जो भी हमारा मटेरियल रहेगा वो कितना लोड ले पाएगा, वो उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है, जो फिजिकल उसका हार्डनेस है, वो रह पाएगा या नहीं उस एनवायरनमेंट में, इस तरीके से। सो एन इंजीनियर मस्ट first mathematically model the physical stresses a component will endure. एक इंजीनियर को सबसे पहले मैथमेटिकली मॉडल से किसी भी जो भी उसका डिजाइन है उससे उसको अंदाजा लगा लेना चाहिए कि उस पर फिजिकल स्ट्रेस कितना पड़ेगा, और कोई भी मटेरियल अगर हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो कितना फिजिकल स्ट्रेस झेल पाएगा उस मटेरियल को, राइट। उसके बाद आता है द सिलेक्टेड मटेरियल मस्ट पोजेस अ यील्ड स्ट्रेंथ। व्हाट इज यील्ड स्ट्रेंथ? Yield strength is the threshold of irreversible plastic deformation. So जो भी मटेरियल हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं वो यील्ड स्ट्रेंथ अपना पोजेस करना चाहिए। यील्ड स्ट्रेंथ होता क्या है एक्चुअली में? वैसा थ्रेशोल्ड, वैसा वेट, वैसा मास जिसके बाद वो इस तरीके से डिफॉर्म होगा कि उसको दोबारा वापस नहीं लाया जा सकता है उसके ओरिजिनल फॉर्म में, राइट। दैट एक्सीड्स मैक्सिमम ऑपरेशनल स्ट्रेस। जो भी उसका यील्ड स्ट्रेंथ रहेगा वो मैक्सिमम ऑपरेशनल स्ट्रेस जो हमारे प्रोजेक्ट का रहेगा उससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर उससे कम रहेगा तो वो पहले ही डिफॉर्म हो जाएगा, तो हमारे प्रोजेक्ट में, हमारे इंजीनियरिंग डिज़ाइन में वो काम नहीं आएगा। फर्दरमोर, आगे बढ़ते हुए, इट रिक्वायर्स एडिक्वेट फ्रैक्चर टफनेस, the ability to absorb energy and deform without sudden shattering, and fatigue endurance, resistance to structural failure under millions of cyclic loads. So उसमें ऐसा हम लोगों को फ्रैक्चर टफनेस चाहिए होगा। फ्रैक्चर टफनेस यानी कि ऐसा एबिलिटी जो कि एनर्जी को एब्जॉर्व कर पाए, लाइक अगर हम उस पे हैमरिंग कर दे या फिर वो गिर जाए तो वो शैटर ना हो जाए, सीधा वो टूट ना जाए ग्लास जैसा, वो सिर्फ डिफॉर्म हो, ठीक है। और ऐसा फटीग इंड्योरेंस वो रखे। फटीग इंड्योरेंस यानी कि स्ट्रक्चर फेलियर ना हो उसको, अगर हम बार बार यूज कर रहे हैं, लाइक अगर मेरा माउस है, मैं बार बार बटन को क्लिक कर रहा हूँ, तो जो उसका बटन है वो मुड़ ना जाए, वैसे ही जो उसका प्लास्टिक है जो उस बटन को क्लिक कर रहा है वो वैसे ही मुड़ ना जाए। अगर आपको एग्जाम्पल देना है तो आप उसमें दे सकते हैं, इंडस्ट्रियल एग्जाम्पल आप सिविल या मैकेनिकल से दे सकते हैं, लाइक इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ सस्पेंशन ब्रिज केबल्स, अल्ट्रा हाई कार्बन स्टील वायर रोप इज द एक्सक्लूसिव चॉइस। जब हम लोग ब्रिज केबल्स बनाते हैं तो जो कार्बन स्टील वायर होता है उसको हम लोग यूज करते हैं। क्यों? इट्स इमेंस टेंसाइल यील्ड स्ट्रेंथ इंश्योर्स इट कैन सपोर्ट द कोलोसल स्टैटिक डेड वेट ऑफ द ब्रिज एंड द डायनेमिक लाइव लोड्स ऑफ ट्रैफिक विदाउट अंडरगोइंग प्लास्टिक इलोंगेशन। इसका बहुत ज़्यादा यील्ड स्ट्रेंथ इसको सपोर्ट करता है ताकि वो जो ब्रिज का डेड वेट है वो पूरे ब्रिज का लोड उठा सके, और जो भी उस पर डायनेमिक लाइव लोड्स हैं, जैसे कि जो ट्रैफिक आ रहा है, जा रहा है, वेट बढ़ रहा है, घट रहा है, उसको वो बिना स्ट्रेच या कॉन्ट्रैक्ट हुए संभाल सके, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, आवर सेकंड टॉपिक इज
केमिकल स्टेबिलिटी एंड इन्वायरमेंटल रेजिलियंस। वो कितना केमिकली स्टेबल है, वो किसी भी केमिकल से मिल करके रिएक्ट तो नहीं कर रहा, या फिर इन्वायरमेंटल रेजिलियंस उसका कितना है, लाइक वो जल्दी कोरोड तो नहीं हो रहा। मटेरियल रियरली ऑपरेट इन अ वैक्यूम। हम लोग जानते हैं कि हम लोग वैक्यूम में ऑपरेट नहीं करते हैं। दे मस्ट सर्वाइव देयर ऑपरेशनल एटमॉस्फेयर विदाउट कैटेस्ट्रॉफिक डिग्रेडेशन। हम अगर इन्वायरमेंट में, हम लोग एटमॉस्फेयर में किसी भी मटेरियल को यूज कर रहे हैं, तो वो डायरेक्ट सडन ब्रेक ना हो जाए, कैटेस्ट्रॉफिक डिग्रेडेशन यानी कि सडन ब्रेक ना हो जाए, सडन उस पर डैमेज ना पहुंच जाए। तो इसको रोकने के लिए हम लोगों को पहले से टेस्ट कर लेना होगा कि कौन सा मटेरियल कैसा परफॉर्म कर रहा है हमारे एटमॉस्फेयर में। Engineers first analyze the corrosion resistance, high temperature oxidation rate, and the vulnerability to UV radiation degradation. सबसे पहले इंजीनियर एनालाइज करते हैं कि उसमें जंग तो नहीं लग जाएगा एटमॉस्फेयर में, या फिर अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है तो वो जल्दी से ऑक्सीडेशन नहीं होने लग जाएगा, या फिर अगर सन से उसको यूवी रेडिएशन मिल रहा है तो उससे तो वो डिग्रेड नहीं होगा, राइट। इसका बेस्ट एग्जांपल आप डाल सकते हैं मरीन या एरोस्पेस से। इन डीप सी सबमरीन हल्स और ऑफशोर ऑयल रिग कंपोनेंट्स, टाइटेनियम अलॉयज आर यूनिवर्सली फेवर्ड ओवर स्टैंडर्ड स्टील। स्टैंडर्ड स्टील की जगह पे हम लोग टाइटेनियम अलॉयज को प्रेफर करते हैं, क्योंकि टाइटेनियम spontaneously reacts with oxygen to form a passivating impenetrable titanium dioxide, that is TiO2 surface layer that completely hides further galvanic corrosion from highly aggressive saltwater environments। क्योंकि टाइटेनियम पानी से रिएक्ट करके, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बहुत ही जल्द टाइटेनियम डाइऑक्साइड का एक सरफेस लेयर अपने ऊपर बना लेता है, जिससे कि उसके अंदर कोई भी कोरोजन या कोई भी जंग ना लगे, जो कि सॉल्ट वाटर में, एग्रेसिव सॉल्ट वाटर इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सॉल्ट वाटर की वजह से सबसे ज़्यादा जल्दी से कोरोजन होता है। नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल मोडालिटीज। उस पर हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कैसा प्रभाव पड़ रहा है, राइट। सो मूविंग ऑन टू द डेफिनेशन, मैनेजिंग एनर्जी ट्रांसफर इज क्रिटिकल टू प्रिवेंट सिस्टम फेलियर। इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफर को मैनेज करना इसलिए जरूरी है ताकि सिस्टम फेलियर आगे चलकर ना हो। पैरामीटर्स सच एज थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी उसे बोलते हैं जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, कैसे, कितना जल्दी वो हीट ट्रांसफर कर रहा है कोई भी मटेरियल। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, यानी कि कितना वॉल्यूमेट्रिक चेंज हो रहा है, एक एक डिग्री हीट अगर बढ़ रहा है तो। या फिर डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मस्ट बी कैलकुलेटेड। अगर हम मुझे इसका एग्जाम्पल देना हो, इलेक्ट्रिकल या ऑटोमोटिव में, while steel is mechanically superior, aluminum alloys are predominantly selected for manufacturing automotive internal combustion engine blocks and heat sinks. Aluminum's exceptional thermal conductivity allows it to rapidly dissipate destructive heat, preventing engine seizing, while its low density improves vehicle fuel efficiency. क्योंकि स्टील ज़्यादा मैकेनिकली सुपीरियर है, लेकिन हम लोग स्टील को नहीं यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम अलॉयज़ को यूज़ करते हैं। एल्यूमिनियम अलॉयज़ को हम लोग इंजन ब्लॉक्स और हीट सिंक्स में यूज़ करते हैं, क्योंकि उसका जो एक्सेप्शनल थर्मल कंडक्टिविटी है, वो अलाउ करता है ताकि वो रैपिडली हीट डिसिपेट कर पाए। जैसे ही वो हीट लेता है, वो डिसिपेट कर देता है अपने पूरे कंडक्टर में, तो उससे वो टेम्परेचर जल्दी गिरा सकता है, जो कि इंजन सीजिंग को होने से रोकता है। और इसका लो डेंसिटी फ्यूल एफिशिएंसी को बढ़ाता है, क्योंकि स्टील से इसका डेंसिटी लो है तो इसके पास मास भी कम होगा, तो इस वजह से ये फ्यूल एफिशिएंसी को व्हीकल में बढ़ाता है। नाउ कमिंग ऑन टू द फोर्थ, वी हैव आर मैन्युफैक्चरेबिलिटी एंड इकोनॉमिक वायबिलिटी। हम लोगों को वो कितना प्रॉफिट होगा, वो या उसको बनाने में कितना आसानी होगा, इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करते हैं। Coming on to its definition, a material is theoretically useless if it can't be physically shaped or financially afforded. कोई भी मटेरियल यूजलेस बन जाता है अगर हम उसको फिजिकली शेप ना कर पाएँ, या फिर उसको अफोर्ड ही ना कर पाएँ, वो बहुत ज़्यादा महँगा पड़ जा रहा है। डायमंड कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, हार्ड हो, कट करने के लिए अगर हम घर में डायमंड ले आएँ तो ये फाइनेंशियली अफोर्डेड नहीं है, राइट? सो engineers must scrutinize the raw material procurement index, machinability, weldability and casting temperatures। इंजीनियर्स पहले से डिफाइन करना होता है कि लाइक
जो भी हम लोग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, वो अच्छे से उसको मशीन में कन्वर्ट किया जा सके, उसको वेल्ड कर सके हम, जोड़ सके, तोड़ सकें, या फिर उसको कास्ट कर सके। कास्टिंग टेम्परेचर कितना है? अगर किसी चीज़ को हम कास्ट कर सकते हैं बट उसका टेम्परेचर ही इतना हाई है कि उतना हम एनर्जी ही नहीं दे सकते, तो प्रैक्टिकली यूज़लेस है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन मैन्युफैक्चरिंग, although advanced carbon fiber composites offer the ultimate strength to weight ratio, mass production automotive companies still rely heavily on stamped steel and aluminum for car chassis. इवन दो कि कार्बन फाइबर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और बहुत ज़्यादा हल्का है, अगर उसको हम कार में यूज़ करेंगे तो वो फ्यूल एफिशिएंसी को बढ़ाएगा, बट कार्बन फाइबर इतना ज़्यादा महँगा है कि उसको हम लोग मास प्रोडक्शन में यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए अभी भी कंपनीज़ रिलाई करती हैं स्टैम्प्ड स्टील या फिर एल्यूमीनियम पे कार चेसिस को बनाने के लिए। Carbon fiber requires slow, expensive autoclave curing process, making it economically unviable for mass market consumer vehicles, illustrating the compromise between peak performance and industrial economics. कार्बन फाइबर स्लो और बहुत ज़्यादा महंगा ऑटोक्लेव रिक्वायर करता है उसको बनने के लिए, और यही चीज़ इसको इकोनॉमिकली या फिर फाइनेंशियली बहुत महँगा बना देता है मास मार्केट कंज्यूमर के लिए। हाँ, कार्बन फाइबर आते हैं महँगे व्हीकल्स के लिए, जो लग्ज़री व्हीकल्स होते हैं, बट यही चीज़ डिफरेंस क्रिएट करता है इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स में। नाउ दैट्स इट, एंड फॉर द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस, वी विल coming with the next video, maybe next day or day after tomorrow. Okay, till then, thank you and best of luck for your studies.